हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर से पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं पढ़ा रहा हूं। इस पेपर के अंतर्गत मैं आप लोगों को यूनिट 5 यूनिट 5th पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को यूनिट 5th से ही राजनीतिक दायित्व, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अधिकार। यूनिट 5th के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अधिकार। अधिकार क्या है, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार, इन सभी से अवगत होंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं अधिकार क्या होता है। व्हाट इज राइट। तो जैसा कि हम सभी लोग राज्य में रहते हैं और राज्य में रहकर ही सर्वांगीण विकास करते हैं, और राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समूहों से होता है। राज्य का निर्माण कैसे होता है? व्यक्तियों के समूहों से होता है। जैसा कि अरस्तु कहता है कि सबसे पहले परिवार की उत्पत्ति होती है, यानी कि सबसे पहले परिवार बनता है, परिवार से कुटुंब बनता है, कुटुंब का आकार बढ़ने लगता है, और फिर कुटुंब से ग्राम बन जाते हैं, और एक ग्राम से फिर धीरे धीरे कई ग्राम बन जाते हैं, यानी कि जनसंख्या बढ़ने लगती है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों पर अपना जीवन यापन करने के लिए चले जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है लंबे वर्षों तक, यानी कि सैकड़ों सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही होगी। फिर एक निश्चित भूभाग में जनसंख्या का विस्तार हुआ होगा, और फिर इस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की फिर इस तरह से उत्पत्ति हुई, यानी कई ग्रामों के मिलने से राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य क्या है? समुदायों का समुदाय है। तो मनुष्य कहां रहता है? राज्य में रहता है, और राज्य में रहकर ही अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। और मनुष्य राज्य को संचालित करने के लिए, राज्य को सुव्यवस्थित रखने के लिए एक शासक की नियुक्ति करता है, एक शासक वर्ग की नियुक्ति करता है। शासक, संप्रभु शासक। जैसा कि आप राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। विभिन्न सिद्धांत हैं। विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस तरह से होती है आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो जब राज्य की उत्पत्ति होती है तो राज्य में एक शासक वर्ग होता है। शासक कानून बनाता है, और कानूनों का पालन सभी नागरिकों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो जब हम शासक वर्ग का निर्माण करते हैं तो शासक वर्ग का यह कर्तव्य होता है कि वह जनता की रक्षा करे, यानी कि अपने नागरिकों की रक्षा करे और अपने राज्य की विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करे। यह शासक वर्ग का कर्तव्य होता है, और इस राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखे, कानून का पालन सुनिश्चित करे। यह सब शासक वर्ग का कर्तव्य होता है। और चूंकि राज्य का निर्माण वहां पर रहने वाले नागरिकों के समूहों से होता है, जनता के समूहों से होता है, तो जनता ने खुद को शासित करने का अधिकार भी किसको दे दिया है? शासक को दे दिया है, राज्य को सौंप दिया है। जनता खुद को शासित करने का अधिकार दे दिया है, और जब जनता ने खुद को शासित करने का अधिकार राज्य को सौंप दिया है, राज्य को समर्पित कर दिया है, तो जनता की भी राज्य से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। राज्य से अपेक्षाएं या आशाएं किसकी होती है? जनता की। राज्य से अपेक्षाएं होती हैं, यानी कि जनता भी चाहती है कि राज्य ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे कि जहां पर सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो, सभी लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। यानी कि समस्त नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति होती रहे। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी के साथ साथ वह राजनीतिक प्राणी है। तो मनुष्य समाज में रहता है, समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करता है, सामाजिक रीतियां जो होती है, परंपराएं जो होती हैं, और नियम जो होते हैं, कानून जो होते हैं, जो सामाजिक कानून होते हैं, उनका वह पालन करता है, उन कानूनों का निर्वहन करता है। तो समाज का भी कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहे, और समाज में रहकर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। समाज में रहकर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि जब व्यक्ति पर आपदा आती है तो समाज के कुछ लोग उसके साथ हो जाते हैं, उसका साथ देते हैं, सुख में साथ देते हैं, दुख में साथ देते हैं।
तो समाज के सभी मर्यादाओं का जब पालन करता है तो समाज उसका अपना सदस्य मानता है, और सदस्य होने के नाते समाज भी चाहता है कि इस व्यक्ति का विकास हो, इस व्यक्ति का विकास हो। और विकास करने के लिए समाज भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पैदा करता है, और उन परिस्थितियों में मनुष्य स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता है। और समाज भी व्यक्तियों के लिए, अपने नागरिकों के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिस परिस्थितियों का लाभ उठाकर व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। और समाज के द्वारा जो मांगे होती हैं, उन मांगों को राज्य के द्वारा पूरी की जाती है, राज्य के द्वारा पूरी की जाती है। और जब राज्य के द्वारा पूरी की जाती है हमारी परिस्थितियों को, हमारी मांगों को, तो वह हमारे अधिकार बन जाता है। जैसे कि राज्य के द्वारा विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान की गई है। जैसे हर व्यक्ति की आवश्यकता है शिक्षा प्राप्त करना, हर व्यक्ति की आवश्यकता है कि शिक्षित हो, और इसके लिए उसको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये समाज की भी आवश्यकता है, समाज की मांगे हैं, और राज्य इनको अधिकार के रूप में परिभाषित कर देता है, राज्य इसको स्वीकृत कर लेता है, और यह शिक्षा का अधिकार बन जाता है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसी तरह से सामाजिक आवश्यकताएं हैं, समानता, स्वतंत्रता, ये सब सामाजिक आवश्यकता है कि सभी लोग समान हों, सभी लोग समान हों और सभी लोग स्वतंत्र हों, क्योंकि समानता और स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। तो राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्योंकि व्यक्ति का जो विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, चारित्रिक विकास हुआ, नैतिक विकास हुआ, और शैक्षणिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, राजनीतिक विकास हुआ, यानी कि जो सर्वांगीण विकास होता है वह राज्य में रहकर ही संभव है। तो राज्य के द्वारा कुछ व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं, और मनुष्य का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब राज्य के द्वारा मनुष्यों को कुछ आवश्यक परिस्थितियां प्रदान की जाए। अतः जो अधिकार होता है, जो राइट हमारे होते हैं, वो समाज के द्वारा मांगे होती है, समाज के द्वारा मांगे होती हैं, और राज्य के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की जाती है। जैसा कि बारकर कहते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, और स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करते हैं, और अधिकार राज्य में ही संभव है, अधिकार राज्य में ही संभव है, यानी कि अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यानी कि राज्य के द्वारा अधिकार को मान्यता प्रदान की जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकार वे परिस्थितियां होती हैं जिनको समाज कल्याण के लिए लागू किया जाता है, सिर्फ समाज कल्याण के लिए लागू किया जाता है, और समाज इन अधिकारों को मान्यता देता है और राज्य के द्वारा इसको लागू कर दिया जाता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा अधिकारों की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी गई है। आइए हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा अधिकारों की परिभाषा कौन कौन सी है या कौन कौन सी दी गई है। जैसे लास्की के अनुसार, हेराल्ड जोसेफ लास्की का कहना है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना उच्चतम विकास नहीं कर सकता है। इसी तरह से बोसांके कहते हैं, बोसांके का कहना है कि अधिकार वह मांग है जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। गार्नर का कहना है उन शक्तियों को जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के व्यवस्था की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है, मनुष्य के व्यवस्था की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है, अधिकार कहा जाता है। वही हालैंड के अनुसार व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के कार्यों को स्वयं अपनी शक्ति से नहीं वरन समाज की शक्ति से प्रभावित करने की क्षमता को हम अधिकार कहते हैं। वहीं डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार, डॉक्टर बेनी प्रसाद का कहना है कि अधिकार केवल सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक या अनुकूल है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक या अनुकूल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषा दी गई है, चाहे लास्की हो, बोसांके हो, गार्नर हो, हालैंड हो, डॉक्टर बेनी प्रसाद हो। ये मैं 5 परिभाषाओं को आपको बताया हूं। ये 5 परिभाषाओं को आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। सारे विद्वानों का यह कहना है कि अधिकार जो है सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के अंतर्गत व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। उन परिस्थितियों के बगैर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है।
आइए अधिकार के विशेषताओं को देखते हैं कि अधिकार की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता है अधिकार समाज द्वारा अधिकार का निर्माण। अधिकारों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? समाज के द्वारा किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज के प्रत्येक सदस्यों से तालमेल स्थापित करता है, प्रत्येक सदस्यों से सामंजस्य और संतुलन स्थापित करता है और उसकी जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं वह समाज के द्वारा पूरी की जाती हैं। तो समाज में रहने के कारण व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, विकास के लिए कुछ अवसर प्रदान किए जाते हैं। समाज भी चाहता है कि व्यक्ति को विकास करने का अवसर मिले, तो समाज ये चाहता है कि जितने भी समाज के सारे सदस्य हैं सबका सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए विभिन्न परिस्थितियों की आवश्यक होती है और उन परिस्थितियों को पूरा कौन करता है? राज्य के द्वारा पूरा किया जाता है। तो जो समाज का जो अधिकारों की निर्माण की प्रथम इकाई होती है वो समाज होती है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे नई मांगे समाज के द्वारा की जाती हैं और इन नई मांगों को सरकार के द्वारा पूरा किया जाता है, राज्य के द्वारा पूरा किया जाता है। अधिकार जो है सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। अधिकारों के बिना व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। अधिकारों के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, चाहे वह शारीरिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, किसी प्रकार का विकास हो, अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अधिकार हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। लोक हित में प्रयोग। अधिकार, हर व्यक्ति को अधिकार तो मिल जाते हैं लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग हम लोक कल्याण में कर सकते हैं, लोक हित में कर सकते हैं। हम किसी भी ऐसे अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं जिससे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में हो, जिससे हमारे समाज की सुरक्षा खतरे में हो, जिससे सामाजिक शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था प्रभावित होता हो। तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। हम उसी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जो अधिकार हमारे लिए भी उपयोगी हो और समाज के लिए भी उपयोगी हो, समाज की शांति व्यवस्था बनी रहे। तो अधिकारों का प्रयोग हम लोक हित में करते हैं, सार्वजनिक कल्याण में करते हैं, सिर्फ अपने कल्याण में हम नहीं कर सकते हैं। जो अधिकार हमारे होते हैं वो सीमित होते हैं और मर्यादित होते हैं। हमारे पास अनंत अधिकार नहीं होता है, बल्कि राज्य ने निर्धारित कर लिया है, राज्य के द्वारा निर्धारित कर दिया है कि कौन कौन से व्यक्ति के अधिकार हैं, कौन कौन से व्यक्ति के अधिकार हैं और व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग किस सीमा में कर सकता है। जैसे संविधान के द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिकार दे दिए गए हैं, संविधान के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग हम कहां तक कर सकते हैं? वहीं तक कर सकते हैं जहां तक कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता प्रभावित न होती हो, सामाजिक व्यवस्था भंग न होती हो, दूसरे का अहित न होता हो। तो अधिकार क्या होते हैं? सीमित होते हैं और मर्यादित होते हैं। हम मर्यादा में रहकर अधिकारों का प्रयोग करते हैं, सीमा में रहकर अधिकारों का प्रयोग करते हैं और अधिकारों को राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। यानी कि अधिकार वही अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य ने परिभाषित कर दिया है या राज्य के द्वारा उसको मान्यता प्रदान कर दी गई हो। समाज में विभिन्न प्रकार के अधिकार होते हैं, लेकिन जिन अधिकारों को राज्य के द्वारा वैधता प्रदान नहीं की जाती वह अधिकार नहीं होते हैं, वह अधिकार नहीं होते हैं। तो राज्य के द्वारा समय समय पर अधिकारों का निर्माण किया जाता है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप, देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न कानून बनाए जाते हैं, विभिन्न अधिकार बनाए जाते हैं और लोगों को अधिकार दिया जाता है। यह जो अधिकार होते हैं वह सार्वभौमिक होते हैं। अधिकार क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं। राज्य के द्वारा अधिकार देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, वह चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो या फिर जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे अधिकारों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह अधिकार जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं यह सार्वभौमिक, जैसे हमें जो फंडामेंटल राइट प्राप्त है वह सबके लिए प्राप्त है। पूरे भारत देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट प्राप्त है। या संसद के द्वारा या विधान पालिकाओं के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वह सबको प्राप्त होते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो यह सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त होता है, किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। राज्य का संरक्षण, अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप राज्य की शरण ले सकते हैं, आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के हनन के विरुद्ध
आप याचिका दायर कर सकते हैं। तो अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। राज्य देखता है कि किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है या कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में राज्य जिन व्यक्तियों के द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है या जिन व्यक्तियों के द्वारा अधिकारों का हनन की दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाता है, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई अपनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकार जो होते हैं समाज प्रदत्त होते हैं, राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकारों की विशेषताएं हैं। आइए अब हम देखते हैं अधिकारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइट। अधिकारों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है कानूनी अधिकार, तीसरा है मौलिक अधिकार और चौथा है राजनीतिक अधिकार। 4 भागों में हम अधिकारों को वर्गीकृत करते हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। या नेचुरल राइट्स क्या होता है? प्राकृतिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जैसे अपना नैतिक विकास करने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। विभिन्न प्राकृतिक अधिकारों की बात विभिन्न विद्वानों के द्वारा की गई है। जैसे कि जॉन लॉक कहता है कि मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार मिले होते हैं। प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार मिले होते हैं वो 3 प्राकृतिक अधिकार मिले होते हैं। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार। ये 3 प्राकृतिक अधिकार होते हैं। जिस तरह से सूर्य पूरे ब्रह्मांड को, जिस तरह से सूर्य प्रकृति में सबको रोशनी देती है, चाहे वह जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, सबको बराबर रूप से रोशनी देती है। इसी तरह से व्यक्ति भी प्रकृति में समान है। तो सभी व्यक्तियों के बीच प्राकृतिक समानता है, क्योंकि सभी लोग एक ही तरीके से जन्म लेते हैं, कोई ऊपर से नहीं आया होता है। सब लोग एक ही तरीके से जन्म लेते हैं, सभी लोग गर्भ से ही पैदा होते हैं। और जैसा कि हम चमड़ी के रंग को अलग नहीं कर सकते हैं, चमड़ी के रंग को अलग नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। ये नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक हमें जन्म से ही मिले होते हैं। इसी तरह से हमारे कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार और जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, अपना विकास करने का अधिकार, ये सब प्राकृतिक अधिकार होते हैं। तो हाब्स रूसो ने विभिन्न प्राकृतिक अधिकारों की बात कही है, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की गई है। जैसे बेंथम है, बर्क है इत्यादि विभिन्न विद्वान हैं। वो कहते हैं प्राकृतिक अधिकार कोई अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार के समाज नहीं रहते, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का समाज नहीं होता है। और अधिकार में कहां मिलता है? समाज में मिलता है, राज्य में मिलता है। तो प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार की समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते, इसलिए प्राकृतिक अवस्था में किसी के प्राकृतिक अधिकार भी नहीं होते हैं। जो भी होते हैं विवेक होता है, मनुष्य अपने विवेक के अनुसार आचरण करता है। दूसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, समय समय पर संसद के द्वारा बनाए जाते हैं या विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं। और एक कानून बनाकर, एक नियम बनाकर या विधान बनाकर व्यक्तियों को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 2005 में यह सूचना का अधिकार बनाया गया। सूचना का अधिकार यह कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार संसद के द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार बनाया जाता है। आरटीआई, जिसको हम क्या कहते हैं? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई 2005 में बनाया गया है। इसके तहत हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह सार्वजनिक कार्यों की जानकारी ले सकता है, विभिन्न अधिकारियों से सार्वजनिक कार्यों की जानकारी ले सकता है। यानी कि आरटीआई के तहत आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आपके गांव में विकास कितना हुआ है, या ब्लॉक में कितना विकास हुआ है, जिला में कितना विकास हुआ है। विभिन्न जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं, विभिन्न जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं, साथ जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, उन पदाधिकारियों से आप सूचना प्राप्त करते हैं। यदि सूचना नहीं देता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हर व्यक्तियों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसी तरह से संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति, यह जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल था, लेकिन 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया। 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इसके तहत इसको अनुच्छेद 31 और 19F में प्राप्त था। 19(1)F में और 20(31) और 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था।
लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को 300 क में कर दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार है यह कानूनी अधिकार बन गया है, यह मौलिक अधिकार नहीं था। पहले अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, परंतु संपत्ति संबंधी वाद इतना बढ़ गया था कि इसको मौलिक अधिकारों से हटाना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। अब राज्य आपकी संपत्ति का अब राज्य जो है वह आपकी संपत्ति को राज्य हित में प्रयोग कर सकता है और बदले में उसका क्षतिपूर्ति भी कर सकता है, बदले में उसकी क्षतिपूर्ति भी कर सकता है। इस तरह से प्रावधान जोड़े गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है यह भी क्या है, कानूनी अधिकार है। इसी तरह से समय समय पर विभिन्न अधिकार बनाए गए हैं, कानूनी अधिकार बनाए गए हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को नौकरी से निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह उनका कानूनी अधिकार है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वह नौकरी कर सकती हैं, वह छुट्टी ले सकती हैं, वह लीव पर जा सकती हैं। उनको कोई भी संस्था, सरकारी प्रतिष्ठान या निजी प्रतिष्ठान उनको नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। यह उनका राइट है, यह उनका अधिकार है, कानूनी अधिकार है। संसद के द्वारा कानून बना दिया गया है। इसी तरह से महिलाओं को सुबह 6 बजे के पहले और शाम को 6 बजे के बाद महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि रात में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह भी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसी तरह से हमारे संविधान के द्वारा इसी तरह से हमारे संसद के द्वारा यह भी कानून बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी होटल में या रेस्तरां में फ्री में पानी पी सकता है, टॉयलेट का यूज कर सकता है। तो इस तरह से समय समय पर नागरिकों को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। कानूनी अधिकार जो संसद के द्वारा या विधान पालिकाओं के या विधानसभा के द्वारा, संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो यह कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं या मूलभूत होते हैं। हम मौलिक अधिकारों को व्यक्ति के चरित्र से या व्यक्ति के जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन से, व्यक्ति के चरित्र से हम मौलिक अधिकारों को अलग करते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? पशु की तरह से हो जाएगा, फिर उसका विकास नहीं हो पाएगा। मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है और मौलिक अधिकार 14 से 32 तक मौलिक अधिकार है। बाकी ये सब क्या है? 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 13 में न्यायालय को अधिकार दिया गया है, 14 से लेकर 32 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार। यह समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक यह स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से लेकर 28 तक यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से 6 अधिकार दिए गए हैं। और यह जो विभिन्न अधिकार है इसको आप मौलिक अधिकार, इसको आप फंडामेंटल राइट में पढ़ चुके होंगे कि समानता का अधिकार किसमें क्या है? 14 से 18 तक है। जैसे कि अनुच्छेद 14 में है विधि के समता और विधि का समान संरक्षण, यानी कि विधि सबके लिए समान होगी, सभी लोग न्याय पाने के अधिकारी होंगे। विधि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग समान हैं। तो 14 में क्या है? विधि के समता और विधि का समान संरक्षण। इसको थोड़ा सा मैं शार्ट में बताऊंगा क्योंकि आप मौलिक अधिकार को पढ़ चुके होंगे या इसको पढ़ सकते हैं। फिर अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध, यानी कि जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन
में क्षमता, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान अधिकार हैं। सब चाहे जात किसी भी केवल अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया जाता है, जो 1950 के पहले हमारे समाज में विद्यमान थी, छुआछूत की भावना विद्यमान थी। तो उस छुआछूत का अंत किया जाता है और छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। इसी तरह से अनुच्छेद 18 में है, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, जो राज्य के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितनी भी उपाधि मिली है सभी उपाधियों का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 यह की जो स्वतंत्रता है वह संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसको कि अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जैसे कि पहला है विचार, अभिव्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता, दूसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, तीसरा है निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, चौथा है भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, पांचवा है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार की स्वतंत्रता, छठवां है बसने का अधिकार, ये बसने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बस सकते हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को प्राप्त है। इसी तरह से अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है अपराध दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपके प्राणों को आपसे अलग नहीं किया जा सकता है, किसी के भी प्राण लेने होंगे तो विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया के और युक्त आधार पर ही आपके प्राणों से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हमारा शरीर क्या है, हम अपने शरीर से स्वतंत्र हैं, आपके शरीर को या आपके प्राणों को प्रतिबंधित कब किया जा सकता है, विधि के द्वारा, विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह से अनुच्छेद 22 में है अपराध, अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से निरोध, गिरफ्तारी से संरक्षण, या इसको हम निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के निवारक निरोध अधिनियम दिए गए हैं। गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं कि आप कब गिरफ्तार हो सकते हैं, कब नहीं गिरफ्तार हो सकते हैं, और आपको गिरफ्तार करके किन मामलों में गिरफ्तार किया जाता है और कितने दिनों तक आपको जेल में बंद किया जा सकता है। इसी तरह से इसी तरह से हम देख सकते हैं अनुच्छेद 23-24 है। अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम निषेध, अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को मिल, फैक्ट्रियों, कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि शोषण से विरुद्ध, यानी कि शोषण के विरुद्ध कुछ आपको अधिकार दिए गए हैं, राइट दिए गए हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 यह माइनॉरिटी को प्राप्त है, इसमें शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 जो है यह क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है, इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि यदि आपके अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 30 तक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट की शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को, इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं यह मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, संसद विधि बनाकर इस मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है। अब आइए देखते हैं राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट। राजनीतिक अधिकार ऐसे होते हैं जो राजनीति में भागीदारी प्राप्त करने के लिए दिए जाते हैं, राजनीति में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते हैं। यानी कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक अधिकार ऐसे होते हैं जिनके द्वारा राजकीय कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता दी जाती है, या व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीति में हिस्सेदारी करें, राजनीति में प्रतिनिधित्व करें। जैसे हमारे भारतीय नागरिकों को विभिन्न राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे पहला क्या है, निर्वाचित होने का अधिकार, हर व्यक्ति को निर्वाचित होने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, निर्वाचित होने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। इसी तरह से हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है, मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह से हर व्यक्ति को सार्वजनिक पद पाने का अधिकार प्राप्त है,
सार्वजनिक पद पाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को सरकार की आलोचना या विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह राजनीति में भाग ले, राजनीति में भाग ले। हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया है। मताधिकार प्राप्त है हर व्यक्ति को, सार्वभौमिक है। हमारे यहाँ 18 वर्ष का जो भी स्त्री पुरुष है सबको अधिकार प्राप्त है मत देने का। इसी तरह से वह निर्वाचित, वह चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 15 जो कहता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध, तो इन पांचों आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है। सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, सबको अधिकार है कि वह निर्वाचित हो सकते हैं, वह चुनाव में खड़ा हो सकते हो। सबको सार्वजनिक पद पाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को, हर नागरिकों को जो योग्य है उसको सार्वजनिक पद पाने का अधिकार है। इसी तरह से हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सरकार का विरोध करे। हर व्यक्ति को, इसी तरह से हर व्यक्ति को सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है। सरकार यदि गलत कार्य करती है या जनहित विरोधी कार्य करती है तो हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकार का विरोध करे, सरकार की आलोचना करे, और सरकार उसके मन माफिक नहीं है तो सरकार को पलट दे या सत्ता परिवर्तन कर दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अधिकार हैं वह कई प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में दे दिया गया है। शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में दे दिया गया है। शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारतीय नागरिकों को विभिन्न अधिकार प्राप्त है, विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं, और इन अधिकारों का उपभोग करके वह अपना सर्वांगीण विकास करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कर्तव्य। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ते हैं वह मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।